तो आज हम लोग नीट का फिजिक्स पेपर सोल्यूशन देखेंगे। अब अगर आप ये नीट पेपर सोल्यूशन की वीडियो देख रहे हो तो या तो आप नीट 2023 के एस्पिरेंट होगे तो अपने आप देखना चाहते हो कि कितना स्कोर बना है सोल्यूशन को देख के, या फिर आप जेईई मेंस के एस्पिरेंट होगे एक बार ऐसे टच लेने के लिए देख रहे होगे या बोर्ड वाले। अब नीट 2023 का पेपर तो सॉल्व हो चुका है, पूरे यूट्यूब पे सॉल्व हो चुका है, बहुत लेजेंड टीचर्स ने सॉल्व कराया है। तो मेरी कोशिश ये है कि अगर आप अभी पेपर से एक दो दिन पहले या आपको 2024 का नीट का पेपर एक दो दिन पहले अगर कुछ टच लेना चाहते हो, कैसा पेपर आया था, कुछ मॉक टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तो मतलब मेरा ये मोटिव रहेगा कि इसको जल्दी सॉल्व करा दे नीट के पेपर को। क्योंकि ऐसा जिसमें जैसा जेईई एडवांस ऐसा तो है नहीं कि पूरा डीप थिंकिंग या थॉट प्रोसेस प्रोवोकिंग होगी, वैसा तो है नहीं। तो क्या करना होगा इस वाले में, अब जैसे F=ma फॉर्मूला है तो वो F=m² थोड़ी ना हो जाएगा। तो बस इसी में मैं मतलब सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करा दें नीट के पेपर को। ठीक, शुरू करते हैं फिर। पहले वाला क्वेश्चन क्या है, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन द फॉलोइंग सर्किट। ठीक, पढ़िए ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में बैटरी होती है, अगर सीरीज में लगे तो E1 + E2 हो जाती है, अगर पोलैरिटी रिवर्स होती है तो क्या हो जाती है E1 - E2। कुछ नहीं, हो गया। अब तो किसमें माइनस प्लस है, प्लस माइनस है तो रिवर्स है ना, तो 10 - 5 कितना होगा, 5 वोल्ट। तो इधर अगर लगाओगे तो कितने की लगेगी, 5 वोल्ट की। अब ये दो एक साथ किसमें, सीरीज में, तो 2 1 3 3 + 7 10, तो ये और ये 10 ओम हो गया। अब क्या पूछा गया इसमें, करंट पूछा गया ना, तो बस ठीक है यार, I = V/R होता है 5/10 1/2 0.5 आएगा, 0.5 एम्पियर। डायरेक्शन देख ले, बट इसमें एक ही ऑप्शन है जिसमें 0.5 है, हो गया। ठीक, चलो दूसरा देखते हैं। हाँ, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया गया -Q चार्ज का, पूछा गया पोटेंशियल क्या होगा P पे। फिर चिंतित सवाल, Q का अगर इस पे पोटेंशियल दिखा लेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू +Q, तो क्या होगा K × Q/R। अब R कितना है, इसकी इससे डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस, इसकी इससे डिस्टेंस कितनी है, 5 में से ये 3 हटा दो तो ये 2 बच जाएगा, तो KQ/2 सेंटीमीटर, या 2 लिखा रहने दो। अब पोटेंशियल निकालते हैं किसकी वजह से, -Q की वजह से। तो इस पॉइंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस देखनी है, तो 3 तो ये, 5 वो 8 हो गई, तो K × -Q/8। हाँ, अब इसमें साइन रखना पड़ता है, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल है। अब कुछ नहीं, नेट निकालना है, तो ये तो स्केलर है, कोई वेक्टर का तो लगे ना, V ड्यू टू +Q + V ड्यू टू -Q, खत्म हो गया सवाल। KQ/2 और इधर क्या, -KQ/8। अब इसको पढ़ लो, तो ये 4KQ/8 -KQ/8, 3KQ/8 आ गया। बट 8 किस में, सेंटीमीटर में। हाँ, तो 3KQ, अब उस सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो 3 ऊपर 100 चला जाएगा, 3KQ/8 था, सॉरी 3KQ/8। अब 8 सेंटीमीटर में था तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ऊपर 100 चला जाएगा, तो 3 × 10⁻², KQ/8 ऐसा ऑप्शन है। अच्छा हाँ, इसमें पूछा गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन 10⁻² वोल्ट, मतलब 10⁻² के टर्म्स में देना है, तो कुछ नहीं, इसको मान लो ये तो 10⁻² में बोले गया, तो कितना आ जाएगा, 3KQ/8 वोल्ट। ये फाइनल आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है, 3KQ/8 वोल्ट। हाँ, सी वाला, सी है ना, हाँ 3 वाला ऑप्शन सही है। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या है। लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x in time t1 and in air and 10x in time t2 in another denser medium. What is the critical angle for this medium? कुछ नहीं, क्रिटिकल एंगल का एक बार फॉर्मूला याद करो मन में। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, sin थीटा से ऊपर एयर वाला मीडियम आता था, इक्वल टू म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर। कुछ नहीं, एक बार क्या करते हैं, अब म्यू को वेलोसिटी से कनेक्ट करने वाला कौन सा फॉर्मूला होता है, म्यू = c/v। हो गया सवाल। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं अपन लोग, वेलोसिटी इन एयर निकाल लेते हैं। कितने डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, x इन टाइम t1, तो x/t1। अब वेलोसिटी दूसरा कोई डेंसर मीडियम दिया, वो निकाल लेते हैं, 10x/t2। देखो ना, दिया नहीं क्या कि ये 10x डिस्टेंस कर रहा है। अब म्यू ऑफ एयर निकाल लेते हैं, म्यू ऑफ एयर c/v ऑफ एयर। तो देख लो, c और v ऑफ एयर कितना है, x/t1, तो कितना आ जाएगा, c/t1/x। और म्यू ऑफ डेंसर मीडियम देख लेते कितना होगा, c/ वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम, तो c/ वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम कितनी, 10x/t2, तो c/t2/10x। अब इसके बाद क्रिटिकल एंगल का सिंपल फॉर्मूला याद करना है। क्या होता है फॉर्मूला, याद क्या करना है, याद तो हो ही गई, sin θc = म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर। म्यू रेयर कितना आ रहा था हम लोगों का, CT1/x, और इसका कितना, CT2/10x, तो CT1/x अपॉन CT2/10x। तो ये CT1 × 10x
अपॉन एक्स इंटू सी T2, एक्स से एक्स नमस्ते, सी से सी नमस्ते, 10 T1 अपॉन T2, क्या आ गया तुम्हारा साइन थीटा सी आ गया 10 T1 अपॉन T2, तो थीटा सी कितना आ गया तुम्हारा साइन इनवर्स 10 T1 अपॉन T2, साइन इनवर्स 10 T1 बाई T2, ये कौन से ऑप्शन में है, साइन इनवर्स 10 T1 बाई T2, साइन इनवर्स 10 T1, हाँ ठीक, सेकंड ऑप्शन खत्म हो गया। और थर्ड वाले में था अरे खत्म, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा गया ना सब किधर, 3 किस में लगे पैरेलल में, कितना हो जाएगा 6 और 3 किस में लगे सीरीज में, सीरीज में क्या होगा 6 × 3 अपॉन 6 + 3 18 अपॉन कितना 2 ओम आंसर हो गया, 2 ओम सॉरी 2 माइक्रोफैराड। अब इसमें कुछ लोग सोच जाएंगे हमने उल्टा बोल दिया भाई, कैपेसिटर है। आ गया इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज इज लैम्डा, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन ब्रैकेट सीरीज, कुछ नहीं, बाल्मर सीरीज में फोटोन आके कहां पे गिरता है n = 2 पे। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोली गई अगर तो एनर्जी मैक्सिमम होगी, अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोली गई है तो एनर्जी मैक्सिमम होगी ना, तो इन्फिनिटी से आके गिरा दो इसको, तो कितना होगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r z स्क्वायर, 1 अपॉन छोटे वाले का स्क्वायर कितना है 4 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, और हाइड्रोजन बोला गया तो z तो 1 होगा। ये लैम्डा यार कुछ सुंदर नहीं दिख रहा ना, एक मिनट 1 अपॉन लैम्डा, हाँ तो r और ये 1/4 r/4 हो जाएगा ना, 1/4 माइनस 1/इन्फिनिटी तो 0 का, r/4 तो लैम्डा कितना आएगा 4 अपॉन r। अब किसके लिए निकाल लें, ब्रैकेट के लिए निकाल लें, कुछ नहीं, ब्रैकेट वाले में कहाँ पे गिरेगा, ये n = 2 पे आके गिर रहा था, ब्रैकेट वाले में कहाँ पे आके गिरेगा n = 4 पे, और कहाँ से वही शॉर्टेस्ट पूछी तो इसमें भी इन्फिनिटी गिरा दो, तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r z स्क्वायर, तो 1 ही हो जाएगा, अब नहीं लिखेंगे, 1 अपॉन 16 छोटे वाले का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा r अपॉन 16, इसको लैम्डा डैश मान लो, तो लैम्डा डैश हो गया 16 अपॉन r। अब 16 अपॉन r को कैसे लिख सकते हैं 4 × 4 अपॉन r, और 4 अपॉन r की वैल्यू कितनी लैम्डा, तो 4 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश, नई वेवलेंथ कितनी आ जाएगी 4 लैम्डा 4 लैम्डा 4 लैम्डा हो गया, आ गया ठीक। हाँ, द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सिस प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस, सारे खत्म, ये पढ़ा होगा यार एनसीईआरटी में, जो ईवी होता है वो hc अपॉन लैम्डा के बराबर होता है, तो देखो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके वोल्टेज के, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v हो गया। इफ E डॉट ds इज इक्वल टू 0, क्या जरूरी कि ऑल चार्ज मस्ट नेसेसरली E डॉट ds इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ, थोड़ा सा धीरे कर लेते, E डॉट ds इक्वल टू 0 मतलब फ्लक्स 0 होगा। अब क्या इसका मतलब जरूरी है, मान लो देखो गॉसियन सरफेस मान ली कि सारे चार्ज इनसाइड होंगे, नहीं जरूरी यार, इधर भी तो हो सकते हैं, इधर Q1 है, इधर Q2 है, मान लो इधर Q3 है, इधर Q4 है, और द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरली यूनिफॉर्म, कोई जरूरी नहीं है, इंटीग्रेशन कर वेरिएबल भी हो सकती है। और क्या एक यार पढ़ते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट, ये भी कोई जरूरी नहीं होता है। हाँ, फ्लक्स 0 तो हम ये कहते हैं कि जितनी लाइन इस पे एंटर कर रही है उतनी ही लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ से लीव करेंगी, तो द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन लीविंग, 3 वाला ऑप्शन सही हो गया। अभी वाला क्वेश्चन क्या, अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग जस्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ with a period t which is the density of earth and which is the universal gravitational constant, then ये यूनिट क्या करेगी। देखो ये पता है ना, जब एक सैटेलाइट अर्थ के अराउंड अगर ऑर्बिट करती है, अर्थ के अराउंड अगर एक सैटेलाइट ऑर्बिट करेगी तो उसका वो क्या होता है टाइम पीरियड, मान लो यहाँ पे कोई सैटेलाइट है तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है 2π √r³ अपॉन g × m, पता है ना, मान लो यहाँ पे कोई सैटेलाइट ये अर्थ है, इसके अराउंड ऐसे ऑर्बिट करेगी तो कहता है 2π √r³/gm। अब हमें डेंसिटी कितनी d बोल दी गई, तो मास क्या होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और अर्थ को स्फीयर मान रहे हैं तो वॉल्यूम कितना होगा 4/3πr³ हो गया सवाल। 2π इधर ही चलने दो, टाइम को ऐसे लिखा रहने दो, r³ अपॉन g इंटू m क्या होता है d 4πr³/3, d 4πr³ अपॉन 3। अब देखो 2π तो इधर ही है, तो r³ इंटू 3 अपॉन g और d और 4πr³, r³ से r³ नमस्ते, और कुछ नमस्ते हो रहा है नहीं हो रहा है, ये पाई है तो एक इससे का मतलब क्या होगा √π, एक पाई जब इधर कट जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ कितना बचेगा √π, यानी क्या बच रहा है 2√π, और अंदर में क्या अपॉन 2 आ जाएगा, 4 बाहर आएगा तो अपॉन 2 आ जाएगा, और अंदर क्या बचा √3 अपॉन g d, और मैं किसकी वैल्यू पूछी थी 3π/gd की पूछी थी, √π को अंदर भेज दो तो क्या बचेगा 2√3π अपॉन g और d, और यहाँ पे तो 2 था कैंसिल हो गया, तो अब क्या बच रहा है हमारे पास टाइम पीरियड √3π अपॉन g
और डी, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन जी डी। तो इसका क्या आ गया, जो यूनिट होगी वो किसके बराबर होगी, टी स्क्वायर के। फोर्थ ऑप्शन से। थोड़ा सा टाइम लग गया इसमें, कैलकुलेशन थी, वरना यहाँ से आप डायरेक्ट भी देख सकते थे उसको। वायर कैरिंग अ करंट आई along the positive x axis as a length L, it is kept in a magnetic field इतना द मैग्नेटिक और मैग्नेटिक फोर्स। थोड़ा यार मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला पता है ना, F इज इक्वल टू I इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, पढ़ा है ना ये, कुछ नहीं। अब I लेंथ किस में, along the positive x axis है, वहीं पे लेंथ भी होगी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं L I कैप, और B कितना दी गया 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस 4K कैप। तो L को बाहर निकाल लो, F इक्वल टू I इंटू L। अब ये यार वाला फिगर पड़ा होगा, I क्रॉस I को 2I से करेंगे तो 0 हो जाएगा, I क्रॉस J कितना होता है, K होता है, तो 3K। अब I क्रॉस K, I J K, I क्रॉस K होता है माइनस है, पर उधर भी माइनस लिखा है, तो कितना हो जाएगा प्लस, तो प्लस कितना हो जाएगा 4J। अब इसका बस तुम्हें निकालना है, 3K प्लस 4J क्या होता है, अंडर रूट 9 प्लस 16 25 5 आ जाएगा, तो फोर्स कितना आ जाएगा 5IL। वन ऑप्शन सही हो गया। अब जैसे क्वेश्चन क्या बोला गया, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, मान लो ये कोई क्लोज सरफेस है, इस पे नेट मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा गया, यहाँ पे कितना नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, तो ये पढ़ा है ना, इंटीग्रेशन B डॉट डी ए इज इक्वल टू 0, तो 0 होगा यार, खत्म। यानी इस क्लोज सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। The amount of energy required to form a soap bubble of radius 2 cm from a soap solution is nearly ये दिया गया। अच्छा, सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है, U इक्वल टू सरफेस एनर्जी पढ़ा होगा ना, U इज इक्वल टू S इंटू A, USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये इक्वल टू S इंटू S क्या होता है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन दिया गया, हाँ दिया गया, कितना दिया गया 0.03। अच्छा एरिया, हाँ अब देखो इसमें सोप बबल है ना, तो एक ऊपर वाला कर्वेचर लेंगे, एक नीचे वाला कर्वेचर लेंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ एरिया लगेगा, 2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। आर कितनी दी गई 2 सेंटीमीटर, यानी 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा 0.06 ये, और 4 पाई को ऐसे लिखा रहने, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4, तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 हो जाएगा ना 4 पाई। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 6/100 है, तो ये कट जाएगा, उसके बाद जाके 6/100, तो 10 की पावर 2, 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 4 का कोई फैक्टर आएगा इसमें, तो इस आंसर विचार हाँ ठीक फर्स्ट वाला हो जाएगा। एक बार कैलकुलेशन चेक करके देख लेना, मेरे हिसाब से ए ही होगा, इसका कॉन्सेप्ट यही है, ये इक्वल टू ऐसे फॉर्मूला लगाना था बस। हाँ, 12 वाट 60 वाट लैंप इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरी और ये खत्म हो गया, बस इसमें इतना पढ़ लिया ना, आइडियल ट्रांसफार्मर हो गया सवाल। आइडियल में क्या होता है, जितनी पावर इनपुट वाली होती है उतनी पावर आउटपुट वाली होती है, बट आइडियल चीज होती कुछ नहीं है, मान लेते हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो आउटपुट पावर तो दी गई कि 60 वाट की लैंप कनेक्ट करी है, ठीक है, तो इनपुट पावर का फॉर्मूला क्या होता है, Vp इंटू Ip। अब Vp कुछ दिया गया है, प्राइमरी वोल्टेज, हाँ हुज प्राइमरी इज कनेक्टेड टू AC मेंस ऑफ 220 वोल्ट, खत्म। 220 इंटू IP इज इक्वल टू 60, 0 से 0 उड़ गया, तो 6/22 कितना हो जाएगा 3/11 11 0.2 अप्रॉक्स कुछ आएगा, हाँ तो 0.27 हो गया। एक सीरीज LCR सर्किट दिया है जिसमें इंडक्टेंस है 10 मिली हेनरी, यानी इंडक्टेंस कितना 10 मिली हेनरी है, तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3 हेनरी, तो 10 की पावर माइनस 2 हेनरी। और क्या बोला गया, कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैरड, यानी 10 की पावर माइनस 6 फेराड। तो क्या पूछा गया, और रेजिस्टेंस से दिया गया 100 ओम। पूछा क्या गया इसमें, फ्रीक्वेंसी बताओ जिस पे रेजोनेंस होगा, किस फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस पड़ा हुआ है ये, ओमेगा स्क्वायर LC इक्वल टू 1, तो ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, यही करना है। बट हमसे फ्रीक्वेंसी पूछी गई है कि वो पूछा गया है, हाँ फ्रीक्वेंसी पूछी गई, तो F हो जाएगा ना, F कितना जाएगा 1/2 पाई रूट LC। L कितना दिया गया 10 की पावर माइनस 2 है, और वो 10 की पावर माइनस 6 है, तो 1/2 पाई रूट 10 की पावर माइनस 8 है, बाहर आएगा 10 की पावर माइनस 4, तो इधर कर दो 10 की पावर 4, तो 2 से एक बार काट दोगे तो 5 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन पाई। अब 5/3.14 कितना होगा 5.3.14, 5.3 मान लो कुछ 1 पॉइंट में होगा, अब 1 पॉइंट पर इधर 10 की पावर 3 यानी किलो हर्ट्ज वाला फैक्टर होगा, सेकंड वाला ऑप्शन सही है। अब भाई इसमें यार इतना तो समझ में आया ना, ये सिर्फ फॉर्मूला लगाया, मेन स्टेप तो ये था, ये सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक। अब सुनना, हाँ अब ये दो स्टेटमेंट देखिए, क्या बोला गया, फोटोवोल्टाइक डिवाइसेस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही बात है, वो लाइट को सेंस करती है, इलेक्ट्रिसिटी देती है, बिल्कुल। और स्टेटमेंट 2 क्या है, जीनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस इन ब्रेकडाउन रीजन, बिल्कुल सही बात है,
रिवर्स वाइज जब ब्रेकडाउन रीजन होता है तो ये मान लो है जिनोडाल, तो ब्रेकडाउन रीजन में एसिड्स का ब्रेकडाउन हो जाता है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट, ठीक है ऑप्शन सी। The temperature of a gas is minus 50 डिग्री सेल्सियस, तो what temperature the gas should be heated so that the RMS speed is increased by 3 times। इसमें मेन वर्ड है by। लोगों ने क्या कर दिया कि इसमें 3 टाइम्स ऑफ VRMS लिखा है, शायद आपने भी गलती होगी, आपने सोचा होगा कि आप 3 गुना बढ़ गई तो इधर 3 हो जाएगा, जो पहले V थी तो बाद में 3 V, नहीं 3 गुना बढ़ गई है, बाई बोला गया ना, अगर इंक्रीज 2 होता तो 3 भी हो जाता, बट बाई तो यहाँ पे क्या होगा 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो जो नई वेलोसिटी होगी, नई RMS स्पीड, वो पहले वाले की 4 गुना होगी। अब ये हमें पता है √3RT/m है, तो यहाँ पे लिख दे √T' इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ √T, दोनों तरफ से। अब हमने सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी लिखी, वो √3/m तो कट ही जाएगा ना अपने आप से, R भी कट जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लो, तो T' इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ T। अब ये टेम्परेचर केल्विन में हम कितना दे गया -50, तो -50 केल्विन कन्वर्ट कर लो, सेल्सियस प्लस 273, 273 - 50 223, 223, तो ये टेम्परेचर आपका केल्विन में आ जाएगा। कुछ 18 वाला फैक्टर आएगा, तो केल्विन में कुछ 18 देखो 6 3 18, मतलब तब तक यूनिट डिजिट पे 8 आएगा। यूनिट डिजिट पे 8 ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें फिर उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस में कुछ बड़ा ही आएगा, क्योंकि ये भी बड़ी डिजिट दिख रही, ये दोनों बड़ा दिख रहा, फोर्थ ऑप्शन होगा। ये भाई कैलकुलेशन की सिर्फ ट्रिक लगाई है। अब ये मानो पूरा कर लो, हमने सोचा था कैसे कैलकुलेशन करें, हमने कहा मल्टीप्लाई किया तो यूनिट डिजिट पे तो पक्का 8 होगा, 6 3 18, वैसा कुछ केल्विन में दिख नहीं रहा। अब ये कुछ बड़ा नंबर होगा ना, तो इतना छोटा तो सेल्सियस में आंसर आएगा नहीं, तो ये वाला हो जाएगा। द वेंचुरीमीटर वर्क्स ऑन पढ़ा होगा भाई, जिसमें P0 प्लस ρg है, जिसको P0 प्लस ρg दोनों बराबर कर देते हैं, तो कौन सी होता है, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया खेल है, भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाइगेंस पागल को लाइटर में चल जाएगा, बर्नौली प्रिंसिपल हो गया। A vehicle travels half the distance with speed v and the remaining distance with speed 2d, remaining distance with speed 2v its average speed। अगर दोनों की डिस्टेंस इक्वल होती है तो पढ़ा होगा आपने अपने नोट्स में फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, v1 + v2/2 भाग 2v1 v2 अपॉन v1 + v2। v1 कितनी दी गई है v, v2 कितनी दी गई 2v अपॉन v + 2v कितना हो जाएगा 3v, तो ये सही है, कट गया 4v/3 इज द आंसर। लोगों ने इसमें v1 + v2/2 लगाया जरूर होगा। An AC source is connected to a capacitor C due to decrease in its operating frequency। अच्छा, कैपेसिटर का रिएक्टेंस रिएक्टेंस क्या होता है XC, वो कितना होता है 1/ωc, ओमेगा को ऐसे लिख सकते हैं 2πf × C। क्या बोला गया, अगर हम इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर दें तो XC बढ़ेगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं, रुक जाओ, कैपेसिटिव रिएक्टेंस रिमेन कांस्टेंट ना, बढ़ेगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीजेस ना बढ़ेगा। अब डिस्प्लेसमेंट करंट, अब ये बताओ अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस यानी इसको रेजिस्टेंस समझो, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो रुकावट ज्यादा हो रही तो करंट कम होगा, तो डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीजेस। और वैसे भी इसमें फॉर्मूला नहीं था डिस्प्लेसमेंट करंट ε0/dt, तो वही है डिस्प्लेसमेंट करंट। द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टर, ये कैरिंग, अब यार उसका तो फॉर्मूला ही पढ़ोगे ना डायरेक्ट एनर्जी का, हाफ Li², तो हाफ वो कितना है, इंडक्टेंस 4 माइक्रो हेनरी है, यानी 4 × 10⁻⁻⁶, और करंट कितना है 2 एम्पियर, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, तो 2 से 2 8 × 10⁻⁻6 जूल, यानी 8 माइक्रो जूल, सेकंड ऑप्शन हो गया। चलो छवि वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलेगा, फुल वेव रेक्टिफायर, उसमें 2 पी जंक्शन डायोड खत्म, विच ऑफ दिस कंपोनेंट रिमूव द एसी रिपेल। अब रिपेल मुझे नहीं होता था कि बीच में फिर थोड़ा बढ़ गया, उसको अगर एक डीसी में लाना था, कौन एक फिल्टर लगाता था, एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, कैपेसिटर लगाता था, हो गया फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है इसका। इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन फ्री स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑसिलेट्स सिनुसोइडली एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ इतना। अच्छा, तो एम्पलीट्यूड इसका इतना है, तो क्या पूछेगा एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। देखो फ्री स्पेस बोला गया यानी वैक्यूम है, तुम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, E0/B0 इज इक्वल टू C, तो E0 इज इक्वल टू B0 टाइम्स ऑफ C, और B0 कितना है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, यही पूछी गई है क्या, एक मिनट, हाँ मैग्नेटिक फील्ड ही पूछी गई है, ठीक है। E0 दिया गया, कितना दिया गया है, हाँ एम्पलीट्यूड होता है 48, B0 और C तो हमें पता है 3 × 10⁸ 8, ये कितनी बार कट जाएगा 16 टाइम्स, तो 16/10⁸ इज इक्वल टू B0, दैट इज 16 × 10⁻⁻8, 16 × 10⁻⁻8 होता है। अब एक पॉइंट इधर लिया होगे तो 1.6, और राइट से लेफ्ट तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻7, ये हो जाएगी 1.6 × ठीक। अब इसमें बहुत कंफ्यूजन हो सकता था। अच्छा, ये डायरेक्ट ऑप्शन दी, हाँ ठीक सही, 1.6 × 10⁻⁷ टेस्ला।
द एरर्स इन मेजरमेंट व्हिच अराइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन टेंपरेचर वोल्टेज, जो अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन होती है वो कौन सी होती है? लीस्ट काउंट नहीं हो सकती, इंस्ट्रूमेंटल, पर्सनल नहीं, रैंडम एरर्स हो गए। अब क्या बोलेगा? लेट अ वायर बी सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग एंड स्ट्रेच बाय अ वेट W। यहाँ पे एक सीलिंग से कोई तार को टांग दिया गया और एक वेट उस पर लगा दिया गया W। तो क्या पूछा गया है? द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेच बताओ एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। मान लो ये नीचे कौन सा फोर्स लगाएगा? mg। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज mg अपॉन a। और mg क्या है? W है, तो W अपॉन a। इसका आंसर सही है। और देखो इसमें क्यों हमने डायरेक्टली यूज कर लिया भैया, देखो एरिया इसकी वेरिएबल नहीं थी कि कुछ इंटीग्रेट करना पड़ा, साफ साफ इसमें बोला गया है एट एनी पॉइंट सिर्फ क्रॉस सेक्शनल एरिया, कोई भी पॉइंट पे निकालो एरिया सेम थी, इसलिए हमने फॉर्मूला यूज कर लिया। आंसर आ गया W अपॉन a, फोर्थ वाला। रेजिस्टेंस ऑफ एन कार्बन रजिस्टर डिटरमाइंड फ्रॉम इट्स कलर कोड। अच्छा ये कलर कोडिंग वाला सवाल है, कुछ नहीं इसमें तो यार रटना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 22 × 10 की पावर 3 प्लस माइनस 5%। अब वो पड़ा होगा बीबी रॉय वाला, बीबी रॉय, तो ये तो ठीक है 1 है 0 1 2 2, हाँ ठीक है ठीक। अब ये देखना 10 की पावर में क्या है, तो यहाँ पे 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 ऑरेंज कलर होगा, तो उसका कलर होता है थर्ड वन क्या होगा? ऑरेंज। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो गया। द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम दिया गया, पोटेशियम दिया गया, सोडियम दिया गया, और इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसकी इंसिडेंट एनर्जी कितनी? 2.20। तो पूछा गया किससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कितनी दी गई? 2.20। अब किससे निकलेंगे यही तो पूछा गया, 2.20 दिया, इससे निकलेंगे, इससे निकलेंगे, किससे निकलेंगे? जिसकी इससे कम होगी उसी से निकल पाएंगे। तो देखो सब 2.20 से कम क्या है? 2.14। और ये किसका वर्क फंक्शन है? सीजियम का, तो कौन इमिट करेगा? सिर्फ सीजियम। हो गया, वो पढ़ा है ना, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स फोटोसेंसिटिव सरफेस होता है, तो वही है उसकी डेफिनेशन के हिसाब से इससे कम एनर्जी कौन सी होगी? वही वाली है, सीजियम इमिट कर रहा है। अच्छा ये बड़ा सवाल आ गया, क्या है? फॉर डबल एक्सपेरिमेंट इफ स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज रिमेन कांस्टेंट। बिल्कुल, अगर स्क्रीन को हम यहाँ पे मान लो स्क्रीन है, उसको हम स्लिट से दूर ले जा रहे हैं, मान लो अब यहाँ पे लिया है, पहले यहाँ पे थी अब यहाँ पे लिया है, तो किसमें चेंज हो रहा है? कैपिटल D में। बट हमसे क्या बोला गया? एंगुलर सेपरेशन, तो एंगुलर सेपरेशन तो लैम्डा अपॉन D होता है ना, जब ये नहीं चेंज हो रहा है ये नहीं चेंज हो रहा है तो उसको कोई असर नहीं पड़ेगा, स्टैंडर्ड वन सही। दूसरा, इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ देन एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फिल्म डिक्रीजेस। पागल हो गए क्या? वेवलेंथ बढ़ेगी तो एंगुलर सेपरेशन भी बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट इसमें क्या बोला गया? डिक्रीज होगी ना। तो स्टेटमेंट 1 सही, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट। हाफ लाइफ मतलब आधा कितने में खत्म हो जाता है? टी हाफ 20 मिनट है। तो क्या पूछा गया? एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस ड्रॉप टू 1/16। अबे छोड़ो, देखो फॉर्मुलेस ना करो, फील से करो। देखो आधा कितने में खत्म होता है? 20 मिनट में, तो इसका आधा क्या होगा? 1/4, वो कितने में खत्म होगा? 40 मिनट में। फिर इसका आधा होगा 1/8, वो कितने मिनट में खत्म होगा? 60 मिनट में। फिर इसका आधा कितना होगा? 1/16, वो कितने मिनट में होगा? 80 मिनट में। आंसर आ गया। और दूसरा, अ फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड। एक फुटबॉल प्लेयर है जो कि कहां मूव कर रहा है? साउथवर्ड। अच्छा ठीक, साउथवर्ड बना लेते हैं डायरेक्शन, कुछ ऐसे मूव कर रहा था फुटबॉल प्लेयर आपका, एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड विद द सेम स्पीड। अच्छा फिर तुरंत वो क्या हो जाता है? ईस्टवर्ड ऐसे टर्न हो जाता है। सडनली वो किस पे टर्न हो जाता है? ईस्टवर्ड। तो क्या पूछा गया है? टू अवॉइड एन अपोनेंट द फोर्स बताओ जो कि प्लेयर पे एक्ट कर रहा है। तो देखो पहले वो साउथ जा रहा था, अब किधर टर्न हो गया? ईस्ट पे। मतलब पहले वो ऐसे जा रहा था, फिर टर्न किधर हो गया? ईस्ट पे। तो पूछा गया फोर्स क्या? एक तो है वो dp/dt से करो, फिर मोमेंटम निकालो, फिर डायरेक्शन कंपेयर करो। देखो फील क्या है, अगर वो साउथ में जा रहा था, अब कहां हो गया? ईस्ट में, यानी साउथ वाला मोशन खत्म हो गया। साउथ में जा रहा था, चला कहां गया? ईस्ट में, तो साउथ वाला मोशन खत्म हो गया। अब साउथ वाला मोशन कौन खत्म करेगा? अगर एक वेक्टर ऐसे बना है तो इसको कैंसिल करने के लिए कौन सा वेक्टर होगा? बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में, यानी साउथ वाले को कौन कैंसिल करेगा? नॉर्थ वाला। बहुत बढ़िया। और ईस्ट का तो मोशन खत्म हुआ नहीं है, तो ईस्ट तो चलता ही रहेगा। तो कौन सा एक फोर्स लग रहा होगा? एक ऐसा फोर्स लग रहा होगा जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब नॉर्थ ईस्ट हो गया। आगे समझ में कैसे करें? एक बार और समझ लो। साउथ में जा रहा था, चला कहां गया? ईस्ट में। अब हमें ये बताना है कि फोर्स जो जब टर्न हो रहा होगा तो कैसा लगा होगा? साउथ में जा रहा, अब साउथ में नहीं जा रहा है, यानी साउथ वाला मोशन खत्म हो गया। तो उसको अपोज करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए कहां फोर्स लगेगा? नॉर्थ में। और ईस्ट में तो ये जा ही रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट वाला फोर्स इसको मूव कराएगा। ये थोड़ा बढ़िया सवाल था। टू बॉडीज ऑफ मास m एंड 9m। क्या बोला गया? दो बॉडी हैं, एक m है एक 9m है, ठीक है। आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r,
इनको एक डिस्टेंस r पे रख दिया गया। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताओ द लाइन जॉइनिंग द बॉडीज वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल टू 0। देखो क्या बोलेंगे, ये बॉडी m मास की है, ये 9m मास की है, कहाँ पे रखी गई, r डिस्टेंस पे। बताने में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वहां पे बताओ जहां पे इनकी ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो गई। एक तो है इसको x मानो, r माइनस x मानो, फॉर्मूला करो आ जाएगी। एक ये डायरेक्ट पढ़ा होगा x इज इक्वल टू r अपॉन रूट n प्लस 1, ये पढ़ा है। और n क्या होता है, कितना गुना एक मास दूसरे मास से ज्यादा है, कितने गुना है, तो हमें पता है 9 गुना है, तो r अपॉन रूट 9 कितना हुआ, 3, 3 प्लस 1 4, यानी r/4 पे तो इसकी फील्ड क्या हो जाएगी, यहाँ पे मान लो गई 0 हो जाएगी। अब r में से r/4 हटा दो तो कितना बचेगा, 3r/4, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3r/4, कुछ नहीं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट कर देते हैं। तो v ड्यू टू m मास क्या होगा, माइनस gm अपॉन r/4, यानी माइनस gm इंटू 4/r। अच्छा v ड्यू टू 9m क्या होगा, माइनस g इंटू 9m अपॉन, यहां से डिस्टेंस देखो क्योंकि बोला गया ना वहां से बताओ जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगी, 3r/4, तो इधर कितना हो जाएगा, माइनस 9gm इंटू 4 अपॉन 3r, तो माइनस 3gm माइनस 12gm/r, माइनस 12gm अपॉन r। इधर ही देख लो, इस पे माइनस 4gm/r है, इधर माइनस 12gm/r है, माइनस 4gm अपॉन r और माइनस 12gm अपॉन r ऐड करोगे कितना आ जाएगा, माइनस 16gm अपॉन r। कौन सा ऑप्शन सही है इसका, फर्स्ट वाला हो गया। एक मेटल वायर है जिसका मास इतना दिया गया, रेडियस इतनी की, लेंथ इतनी की, मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर होता है, मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, कुछ नहीं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो हमें डेंसिटी में परसेंटेज एरर बतानी, उनका बता देंगे। मास अपॉन वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखो, क्या दी गई है, लेंथ दी गई है, तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, तो मास अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू एल। अब कुछ नहीं, ये होता है। अब अगर मैं डेल्टा डी बाई डी निकालना है तो क्या करेंगे, डेल्टा एम बाई एम प्लस 2 डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एल बाई एल। अब डेल्टा डी बाई डी तो हमें निकालना है, परसेंटेज एरर है, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर देना, 100 से, ठीक। अब डेल्टा डी बाई डी तो निकालनी, तो डेल्टा एम बाई एम कितना गया, मास में कितनी आ रहा है, 0.0002 अपॉन 0.4, और रेडियस में कितनी आ रही है, 2 डेल्टा आर। डेल्टा आर कितना दिया गया है, हाँ 0.001 अपॉन 0.001 अपॉन 0.3, और लेंथ में कितनी एरर दी गई है, 0.02 अपॉन 5। अब इसको कैलकुलेट करना है, देख लेना कितना आ रहा होगा, इसको कैलकुलेट करना है तो 0.002/4 ये देख लेना एक बार कैलकुलेट करके, मेरे हिसाब से शायद 1.6 है, एक बार तब भी कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब कैलकुलेशन यार तुम लोगों के ऊपर छोड़ देते हो तो कर ही लोगे क्या। अब यार क्वेश्चन देखते हैं, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच बाय 2 सेंटीमीटर। कुछ नहीं, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की क्या थी, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो व्हेन स्ट्रेच बाय 2 सेंटीमीटर इज यू, इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 8 सेंटीमीटर, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, कुछ नहीं, हाफ के इंटू 8 का स्क्वायर कितनी होगी, इसको ऐसे लिखते हैं हाफ के इंटू 64, यानी 32 के की वैल्यू बतानी है, और इधर क्या लिखा है, हाफ के इंटू 4, यानी 2 के की वैल्यू हमें पता है, 2 के की वैल्यू यू पता है, 32 के की बतानी है, इसको 16 इंटू 2 के लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 16 यू। सेकंड वाला ऑप्शन सही हो गया। द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। अबे देखो, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के अराउंड मान लो कोई बॉडी मूव करे तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, टेंजेंट पे एक्सिस पे होता है, कि कोई भी हो, चाहे ओमेगा हो या थीटा हो या टाइम हो, कुछ भी हो, हमारे साथ एक्सिस के अराउंड ही तो माने जाते हैं, तो अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस व्हेन ओपन पाइप टू दैट ऑफ क्लोज पाइप। पढ़ा होगा फॉर्मूला, जनरल क्या होता है NV/2L, और ओपन पाइप उसके लिए क्या होता है 2L + 1 V/4L। पर हम देख लेते हैं F1 कितना दिया गया, ओपन पाइप, तो कितना होता है V/4L, और क्लोज पाइप के लिए कितना होता है, क्लोज पाइप के सोचो, सॉरी, ओपन पाइप के लिए तो V/2L, और क्लोज पाइप के लिए होगा V/4L। अबे 2n + 1 V/4L होता है, 2n + 1 V/4L, n को 0 पुट करो, V/4L आ गया। तो अब इन दोनों का रेशियो लेना है, F1/F
F2, तो V by 2L अपॉन V by 4L, V इंटू 4L अपॉन V इंटू 2L। नमस्ते 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 नमस्ते, 2 आंसर आ जाएगा, खत्म। तो 2:1 इसका आंसर होगा। A bullet is fired from gun at the speed of 280 मीटर पर सेकेंड in the direction 30 डिग्री above the horizontal, the maximum height attained है। तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। u कितनी दी गई है 280 का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 कितना 1/2 तो 1/4 अपॉन 2g। g कितना 10 दिया गया, g 9.8 दिया गया, 2 × 9.8, चलो ठीक। तो इसको देख लो 286 इंटू 286 इंटू 1/4 या अपॉन 6 इंटू 9.8, ये कटेगा किसी तरीके 2 9 18 286 इंटू 286 कट पाएगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर कितना आना चाहिए 286 है, 6 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, फिर पॉइंट हटाएंगे 0 ले जाएंगे। इसका आंसर एक बार देख लेना, वैसे शायद 2800 मीटर है, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है, प्लेस एट एन एंगल 30 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी दी गई, टॉर्क दिया गया, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पूछा गया। कुछ नहीं, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है P E sin थीटा, ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। टॉर्क दिया गया, हाँ दिया गया 4। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो लेंथ पूछी गई है ना डाइपोल की। अच्छा, डाइपोल की लेंथ 2 सेंटीमीटर दी गई, तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है Q × D, तो Q इंटू 2 इंटू 10⁻², क्योंकि सेंटीमीटर में है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी गई है 2 इंटू 10⁵, ये रेस की पावर, रेस टू 105 नहीं है, ये पावर 5 है, 2 इंटू 10⁵। और साइन थीटा कितना दिया 30, यानी 1/2, ये से ये नमस्ते हो जाएगा। तो 4 इज इक्वल टू Q 2 इंटू 10⁻² इंटू 10⁵, 2 से ये 2 आ जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू Q इंटू 10⁻3, तो Q कितना आएगा, ये 10⁻+3 होगा, इधर जाएगा, तो Q इज इक्वल टू 2/10⁻3, तो 2 इंटू 10⁻3 यानी 2 मिलीकूलम इसका आंसर आ जाएगा, 2 मिलीग्राम। सेकंड वाला ऑप्शन, 2 thin lenses of same focal length f, but one is convex and other is concave. When they are placed in contact with each other, the equivalent focal length, कुछ नहीं यार, 1/f इक्विवेलेंट क्या होता था 1/f1 + 1/f2, पर एक कॉन्वेक्स है एक कॉन्केव है, बट दोनों सेम है, तो एक 1/f होगी और एक -1/f होगी, क्योंकि कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉन्केव की नेगेटिव होती है। तो 1/f कितना आ जाएगा 0, तो f आ जाएगा 1/0। वैसे तो अनडिफाइंड होता है, बट इसमें कितना बोल देंगे इनफाइनाइट। तो नेट फोकल लेंथ कितनी होगी f नेट कितनी हो जाएगी, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इनफाइनाइट, सेकंड वाला ऑप्शन। द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर इज एट 0 पे इतना दिया गया 6.8 है, इतने डिग्री टेम्परेचर कोएफिशिएंट, कुछ नहीं वाला फॉर्मूला पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी में, R इज इक्वल टू R0 1 + अल्फा डेल्टा T, ठीक। तो R बोला गया 6.8 है, और R0 जो इनिशियल होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे 2 है, 1 + डेल्टा टी कितना है 80 डिग्री सेल्सियस, 80 - 0 80। अब इसको केल्विन में ना चेंज करना है, क्योंकि जो चेंज होता है वो चाहे केल्विन में करो चाहे सेल्सियस में बराबर होता है। 6.28/2 कितना आ जाएगा 3.4 इज इक्वल टू 1 + 80 अल्फा, तो ये 2.4 इज इक्वल टू 80 अल्फा, तो अल्फा आ जाएगा 2.4/80, तो ये हटाएंगे तो इधर 10 आ जाएगा, 8 × 10 = 80, 8 × 3 = 24, तो 3 × 10⁻², 3 × 10⁻²। ये वाला क्वेश्चन देखते क्या बोला गया, एक हॉरिजॉन्टल ब्रिज है, वो अक्रॉस द रिवर बिल्ड करी गई, स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज थ्रोस अ स्मॉल बॉल वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, द बॉल स्ट्राइक द वाटर सरफेस आफ्टर 4 सेकंड। ये मान लो वाटर सरफेस यहाँ पे 4 सेकंड बाद स्ट्राइक करती है, तो हाइट पूछेगी, इसकी हाइट मान लो कुछ h, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² होता है, s माइनस h हो जाएगी, u 4 है और टाइम भी 4 है, यहाँ से 4 से फेंकी गई, तो ये कितनी हो जाएगी 16 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन -10 लेंगे ना क्योंकि नीचे की तरफ है, और टाइम का स्क्वायर यानी 16, तो 8, ये -80 होगा, तो 16 - 80, तो एक जाएगा इधर 16 - 80, तो ये 70 और ये 64 आ जाएगी, हाइट कितनी आ जाएगी 64 मीटर, ये वाला ऑप्शन। द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इतनी दी गई, तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट। अबे यार देखो, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट क्या होता है
कोई भी nth ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट होगी तो r नॉट n स्क्वायर बाई जेड यानी 9, और हाइड्रोजन है तो 1, तो रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट क्या होगी 9 r नॉट। r नॉट क्या होता है रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, वो इन्होंने दे ही रखी है, तो 9 इंटू 5.3 इंटू 10 की पावर -11। पूरी तो कैलकुलेशन करेंगे। 9 3 27, यूनिट डिजिट पे 7 आना चाहिए, कहीं 7 है, देखो यही 7 वाला हो गया, ठीक है। पूरी ना करो, देख लो ना, 9 3 27, हमें इतना पता है यूनिट पे 7 आना चाहिए, कहीं पे यूनिट डिजिट पे 7 नहीं, सेकंड वाला ऑप्शन सही हो गया। 10 रेजिस्टर हैं, ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, अच्छा, टू अ बैटरी ऑफ EMF E। तो अगर 10 रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दें ऐसे 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 फिर ऐसे ऐसे ऐसे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 R करके लगा दिया, एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, देन दोस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो सेम बैटरी। अच्छा, फिर इसको पैरेलल में भी कनेक्ट करा गया, तो पैरेलल में R करेंगे तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R/10। अब पूछा गया है द करंट इज इंक्रीज एन टाइम्स, तो बताओ n क्या होगी। पहले इन रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करा R को, तो 10R हो गया, और फिर इसके बाद ऐसे पैरेलल है, फिर ऐसे पैरेलल है, तो ऐसे चलता हुआ तो हमने पैरेलल करा तो R/10 हो गया, और इसमें भी EMF कितना है, सेम बैटरी E है, तो यहाँ पे करंट कैसे निकालेंगे E अपॉन R/10 यानी 10E अपॉन R। यहाँ पे करंट कितना निकालेंगे, EMF अगर E है तो I इक्वल टू E/R, E अपॉन 10R, तो इसको I डैश मान लेते हैं, तो ये 10E अपॉन R, ऐसा करो दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 100 टाइम्स ऑफ E/10R बन गया। अब ये वाली वैल्यू को देखी दाखिला करें, E/10R क्या होता है, I होता है, तो 100 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा नया वाला करंट, I डैश होगा वो 100 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। फोर्थ वाला, कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग कार, कोई कार अगर मूव कर रही है तो उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताओ, सो दैट द बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार रिमेन स्टेशनरी। अच्छा, और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इतना दिया, सुनो, मान लो कोई कार ऐसे मूव कर रही है, हमें नहीं पता कोई भी वही की कार है, अब इन्होंने क्या बोला, एक बॉडी जो कि उसके फ्लोर पे लाई कर रही है, मान लो कुछ बॉडी रखी गई है, तो क्या मैक्सिमम एक्सेलरेशन कार का होना चाहिए कि ये बॉडी कार में रुकी रहे। तो हमने कहा अगर ये रुकी रहे तो कोई भी फोर्स नहीं लगना चाहिए, इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का जब आगे वाला फोर्स बराबर पीछे वाला, तो कितना एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा, यही पूछा गया ना। तो यहाँ पे F max कौन सा फोर्स लगेगा, m इंटू ए, और पीछे तो फ्रिक्शन लगना ही है, वो क्या लगता है म्यू mg, क्योंकि नॉर्मल है, दोनों जब बराबर होंगे तभी रुकी रहेगी, तो ma इज इक्वल टू म्यू mg, m से m नमस्ते, a इक्वल टू म्यू g, म्यू कितना दिया गया 0.15 यानी 15/100, और g कितना दिया गया 10, कट गया तो 1.5 आएगा, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए करा क्या, इन्होंने बोला ये बॉडी रुकी रहेगी, तो हमने कहा रुकी तब रहेगी जब ये वाला फोर्स बराबर ये वाला फोर्स होगा, तो ये वाला फोर्स तो F इक्वल्स टू ma है जो एक्सटर्नल लग रहा है, और ये क्या होगा फ्रिक्शन वाला फोर्स म्यू mg होगा, दोनों को बराबर कर दिया, एक्सेलरेशन आ गया। हाँ, a bullet from a gun is fired from a rectangular wooden block with velocity u. When the bullet travels 24 cm through the block, its length horizontally, the velocity of bullet becomes u/3, यानी u से फायर करा गया, जब वो 24 सेंटीमीटर चल लेती है तो कितनी वेलोसिटी हो जाती है u/3। तो जरा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लें, क्योंकि u और s पता है, v कितना है u/3, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2, a हमें पता नहीं है, और s कितना दिया गया 24, ठीक है। अब क्या बोलेंगे, देन इट फर्दर पेनिट्रेट्स, फिर और अंदर घुसती है, अरे यार हाँ, फिर और अंदर घुसती है इन द सेम डायरेक्शन बिफोर कमिंग टू रेस्ट एग्जैक्टली एट द अदर एंड ऑफ द ब्लॉक, फिर यहाँ पे आके रुक जाती है। तो क्या पूछा गया, लेंथ कितनी होगी। अब यहाँ पे आके अगर रुक जाती है तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी u/3, क्योंकि u/3 से चली थी, यानी u स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 2a, इस डिस्टेंस को कुछ x मान लो। अब क्या करो, दोनों डिवाइड कर दो, ये क्या हुआ u स्क्वायर बाई 9 माइनस u स्क्वायर बाई 9 माइनस u स्क्वायर कितना हुआ, u स्क्वायर बाई 9 माइनस u स्क्वायर कितना हुआ, u स्क्वायर मैंने माइनस 8u स्क्वायर अपॉन 9, ये है माइनस 8u स्क्वायर अपॉन 9, इस वाली इक्वेशन को मॉडिफाई कर रहा है, माइनस 8 इज इक्वल टू 48a, और ये क्या है माइनस u स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 2ax, दोनों को डिवाइड कर दो तो 9 9 खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा 8 बचेगा, 8 इज इक्वल टू पूरा डिवाइड कर दो, a कट जाएगा, 48/24/x बचेगा, तो ये 3 आ गया, तो x की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई, इतना 3, ये जो डिस्टेंस है x वो 3 और है, तो 24 + 3 कितना हो जाएगा 27 सेंटीमीटर आंसर। ठीक हो गया नीट का पेपर, ये वाली मीम आपके लिए। ठीक, अब आगे ऐसे इस पेपर के सॉल्यूशन आते रहेंगे। थैंक यू।